हेलो एवरीवन। तो जैसा कि दोबारा हम स्टार्ट करते हैं और पहली जो इंडियन इकोनॉमी की फर्स्ट जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर आ गया और वो फर्स्ट चैप्टर आपका बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड है। तो आज हम एक और नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि जो ये चैप्टर होगा ये भी बेसिकली 3 पार्ट में 3 वीडियो में डिवाइड होगा, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूनिक स्टडी सेंटर है जो हमारा चैनल है, इसी चैनल पर आपको इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की भी वीडियो अपलोड की जा रही है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करें और उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें और वहाँ पर अपने जो कमेंट्स हैं, अपने रिव्यू वहाँ पर ज़रूर मेंशन करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो चैप्टर है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य तथा उपलब्धियां। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमें बेसिकली हमने उसमें वो चीज़ें देखी थी कि स्वतंत्रता के दौरान जब हम आज़ाद हुए थे तो उस समय हमारी कंडीशन क्या थी। तो मैंने आपको उसमें एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाया था। फिर वहाँ पर हमने अपने जो विदेशी व्यापार था, व्यावसायिक संरचना, जनसांख्यिकी रूप, ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमने वहाँ पर कवर किए थे। और हमने फिर लास्ट में ये भी देखा था कि आखिर में जो सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े थे। तो ये सारी चीज़ें हमने बेसिकली वहाँ पर देखी थी। तो आज हमारा देखने के अब धीरे धीरे हम जब 1947 में आज़ाद हुए तो हमने प्लानिंग करना शुरू करी और वो प्लानिंग यहाँ हमारे जो इस चैप्टर से शुरू होती है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है आर्थिक नियोजन। तो सिंपल सा नियोजन का मतलब होता है प्लान करना। तो आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक केंद्रीय अधिकारी देश के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निश्चित समय अवधि में आर्थिक समृद्धि तथा विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। देखो इसकी सिंपल सी ये डेफिनेशन है। आर्थिक नियोजन मतलब एक प्लानिंग होती है जिसमें एक सेंट्रल जो गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का उसका एक मेन अधिकारी जो लीडर होता है वो क्या करता है, प्लानिंग करता है। और प्लानिंग करता है कि अपने संसाधनों, जो हमारे पास जो सरकार के पास रिसोर्सेज होते हैं, वो सारे रिसोर्सेज को ध्यान में रख कर के हमें एक ऐसी नीति बनाया ताकि हम आर्थिक विकास और समृद्धि के जो लक्ष्य को एक टाइम के दौरान हम उसको अचीव कर लें। तो वो हमारा आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो पहले इसी को नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया था योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जो योजना आयोग होता है उसके अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। सन 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी और सन 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो पहले हमारा ये जो योजना आयोग चलता था तो उसकी जगह अब किसने ले ली, नीति आयोग ने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में नियोजन की आवश्यकता के क्या कारण थे। तो हम ये देखते हैं कि आखिर में जो ये नियोजन का मतलब सिंपल होता है प्लानिंग करना। तो भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों थी, क्या रीज़न रहे कि भारत को प्लान करना शुरू करना पड़ा। मतलब 1950 के 1947 के बाद क्यों भारत ने ऐसा सोचा कि उसे प्लान करना, तो उसके क्या कारण थे। तो भारत में नियोजन की आवश्यकता के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिहीन, विकासशील, पिछड़ी तथा जीवंत अर्थव्यवस्था का समावेश था जो ब्रिटिश सरकार की देन थी। तो जैसे कि देखो ये जो टॉपिक हमारा फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है कि हमारी जो इकॉनमी थी, मैंने आपको पढ़ाया था, तो हमारी जो इकॉनमी थी गतिहीन थी, विकासशील थी, पिछड़ी और जीवंत, मतलब ये सारी इस प्रकार की हमारी इकॉनमी के अंदर समावेश देखा गया था। और ये सारा इसके पीछे जो पूरा करता धरता कौन थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो ये सारी चीज़ों को हमें इम्प्रूव करने के लिए, हमें इसमें सुधार करने के लिए हमें नियोजन की आवश्यकता पड़ी थी। दूसरा कारण है ब्रिटिश शासन के दौरान उत्पादन का स्तर बहुत ही निम्न था, अतः उत्पादन के स्तर में तीव्र गति से वृद्धि करने के लिए अत्यंत आवश्यकता थी। और ये भी हमें पता है कि अगर हम ब्रिटिश शासन के दौरान देखें जो हमारा प्रोडक्शन का स्तर था वो बहुत ही, प्रोडक्शन का जो लेवल था बहुत ही कम था। तो हमने प्लानिंग करना शुरू की कि अब हमें क्या करना, प्लान करना, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है उसको हम इंक्रीज कर सकें। तो दूसरा रीज़न ये था कि उत्पादन क्षमता को या फिर उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए। और तीसरा कारण है नियोजन का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि रोजगार के अवसरों का सृजन करना। जो हमने प्लानिंग शुरू की थी तो उसका एक और कारण ये था कि हमारे यहाँ पर
ब्रिटिश शासन के दौरान या फिर स्वतंत्रता के पश्चात देखा जाए तो ज़्यादा बड़े स्तरों पर रोजगार का सृजन नहीं होता। तो हमने कुछ ऐसे प्लानिंग की जिससे हम रोजगार के अवसरों को सृजन कर सके। और जो फोर्थ कारण है, कृषि, औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए नियोजन की आवश्यकता पड़ी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरह से अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया था, उद्योग को पूरा ख़त्म। उद्योग हमारा हस्तकला के नाम से आना जाता था और व्यापार को पूरी तरह से उन्होंने ख़त्म कर लिया था। उसमें मैंने ऐसा कुछ आपको बताया था कि भारत जो था कच्चे माल का निर्यातक और निर्मित वस्तुओं का आयातक, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी थी। तो इन सारी चीज़ों को सुलझाने के लिए, इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए हमें नियोजन की आवश्यकता पड़ी। तो सेकंड क्वेश्चन है जो, और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में 3 नंबर का आ सकता है। 1928 में प्रथम आर्थिक नियोजन नीति की विशेषता बताइए। मतलब 1928 मतलब ये एक ऐसे टाइम था जहाँ पर हमारा देश था क्या वो स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो 1928 मतलब ये जो 1928 में एक आर्थिक नियोजन जैसी नीति पहली, मतलब ब्रिटिश शासन के दौरान 1928 में ये एक आर्थिक नियोजन की नीति पहली बनाई जा चुकी थी। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1928 में आर्थिक नियोजन बनाई गई थी उसकी क्या विशेषता थी या फिर उसकी क्या खासियत थी। तो आंसर इसका 1928 में प्रथम आर्थिक नियोजन नीति के मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। तो पहला क्या था जो इस नीति के अंतर्गत इसकी विशेषता क्या थी, उत्पादन के संपूर्ण संसाधनों पर ब्रिटिश सरकार का स्वामित्व था। देखो इसमें डायरेक्ट आपको ये मेंशन हुआ क्योंकि ये जो नीति ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी, तो सिंपल से कहने का मतलब क्या था कि इस समय जितने भी रिसोर्सेज होते थे उस पर पूरा कंट्रोल, उस पर स्वामित्व किसका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और दूसरा, ब्रिटिश द्वारा कीमत ढांचे का निर्धारण किया जाता था। मतलब कि जो प्राइस डिटर्मिनेशन होती थी या डिटरमाइंड होती थी उस किसके द्वारा की जाती थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा। ना तो यहाँ पर बाजार शक्तियाँ होती थी और ना ही बाजार शक्ति मतलब ना तो मांग और पूर्ति द्वारा। तो किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा। और थर्ड है, इस आर्थिक नियोजन नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसका मुख्य उद्देश्य अधिक लाभ अर्जित करना था। तो सिंपल सा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो उसका मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट को अधिक से अधिक प्राप्त करना। तो इस नीति के अंदर ये बात भी बताई गई थी। यह नीति सामाजिक कल्याण की उपेक्षा करती थी जो पूंजीवादी की ओर संकेत करती थी। मतलब ये जो नीति बनाई गई थी, सिंपल से अगर इसका देखा जाए तो कहीं न कहीं सामाजिक कल्याण की, मतलब ये जो एक समाज के जो गरीब तबका होता था, जो छोटे तबके के लिए उनकी उपेक्षा करती थी, अर्थात ये पूंजीवादी की ओर संकेत, मतलब ये जो नीति थी ये पैसे से रिलेटेड थी। हाँ, तो नेक्स्ट जो हमारा छोटा सा टॉपिक है ये बेसिकली आपके एक नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेफिनेशन है सिर्फ। निर्देशात्मक नियोजन से अभिप्राय उस प्रणाली से जिसमें मांग और पूर्ति द्वारा आर्थिक समृद्धि तथा विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता ताकि अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहे। तो सिंपल सा निर्देशात्मक नियोजन, निर्देशात्मक का मतलब है किसी चीज़ को कोई प्लानिंग करना एक दिशा के अनुसार। दिशा मतलब कि आपको इस टाइम में प्राप्त करना और इन चीज़ों के द्वारा। तो निर्देशात्मक नियोजन से अभिप्राय उस प्रणाली से मतलब ये एक ऐसा प्लानिंग थी जिसमें मांग तथा पूर्ति शक्तियों द्वारा, इसी को हम बाजार शक्ति भी कह सकते हैं, जिसमें बाजार शक्तियों द्वारा आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया था। कि हम जो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा होता क्या। तो लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया था ताकि अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाया रहे। और दूसरा आपका व्यापक नियोजन क्या होता है। व्यापक नियोजन से अभिप्राय उस प्रणाली से जिसमें सरकार स्वयं आर्थिक समृद्धि तथा विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। तो बस दोनों में डिफरेंस है कि जो व्यापक नियोजन में होता है उसमें आर्थिक नियोजन और आर्थिक विकास के लक्ष्य को सरकार प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, और इसमें होता है कि बाजार शक्ति मतलब मांग और पूर्ति द्वारा आर्थिक विकास और समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। तो आप कमेंट करते रहे ताकि आपको चीज़ें पता रहे कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही है। अगर कोई नहीं आ रही तो आप वहाँ पर कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। हाँ, तो यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है सिंपल सा, आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखते हो कि आपको किन लोगों को पता है कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी चीज़ें भी बता दूंगा वहाँ पर। तो पहले आप जाके कमेंट सेक्शन में बताएं कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा दो या फिर अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पहले है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए से संबंधित निर्णय निजी क्षेत्रों द्वारा लिया जाता है, अर्थात यह लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होती है। दूसरे शब्दों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संपूर्ण संसाधनों पर निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। तो जिसको ये आपने 11वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब इसमें जितनी भी केंद्र समस्या होती है, जैसे क्या उत्पादन करें, कैसे करें और किसके लिए करें, ठीक है, ये सारे इससे संबंधित निर्णय कौन, एक प्राइवेट सेक्टर लेगा, ठीक है। और इसका जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना होता है, और इसमें जो होता है अर्थव्यवस्था जो कि संपूर्ण जितने भी रिसोर्सेज है उस पर नियंत्रण किसका, निजी क्षेत्रों का होता है। तो अब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो देखो वही जो आपको वहाँ पर पैराग्राफ दिया गया उसी को आप पॉइंट में कन्वर्ट कर दो तो आपकी वो विशेषता बन जाएगी। तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पहली विशेषता क्या है इसकी, इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संपूर्ण संसाधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। ये चीज़ें मैंने आपको उसमें पहले बता दी है कि जितने भी यहाँ पर रिसोर्सेज होते हैं उस पर नियंत्रण किसका होगा, निजी क्षेत्र का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ के उद्देश्य से संचालित होती है, ये भी आपको पता है। इस अर्थव्यवस्था में कीमत ढांचे का निर्धारण निजी क्षेत्रों की सहायता से किया जाता है, ये भी आपको पता है कि इसमें पूरा जो कंट्रोल होगा कौन करेगा, वो प्राइवेट सेक्टर। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका पेपर बाई कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसके गुण और अवगुण को समझाइए। तो गुण और अवगुण का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, और अवगुण का मतलब उसकी कमियाँ, फिर उसकी खूबियाँ क्या, उसकी कमियाँ की मतलब उसमें क्या क्या सीमाएँ हो सकती हैं। तो पहले इसकी जो गुण है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वयं प्रेरित सिद्धांत से संचालित होती है। हाँ, ये थोड़ा सा लाइन आपके लिए टफ होगी, क्या कह रहे हैं, दोबारा पढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वयं प्रेरित सिद्धांत से संचालित होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसके अपने सिद्धांत होते हैं, मतलब वो किसी और सिद्धांत के मतलब किसी और के द्वारा बनाई गई नीतियों से संचालित नहीं, तो अपनी पॉलिसी बनाती है और फिर वो उसको संचालित किया जाता है। दूसरे इसके गुण है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होने के कारण आर्थिक समृद्धि तीव्र गति से होती है। ये देखो इसकी बहुत ही अच्छी विशेषता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमें पता है कि जो उसमें नियंत्रण किसका, निजी क्षेत्र का होता है। तो निजी क्षेत्र होने के कारण वो काम बहुत अच्छे से करते हैं और जिससे कि हमारा आर्थिक जो विकास होता है, फिर आर्थिक जो समृद्धि वो तीव्र गति से होती है। तो बेसिकली इसके दो गुण हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अवगुण बताइए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अवगुण देखते हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सामाजिक कल्याण की उपेक्षा करती है। तो सिंपल सा देखो क्यों, क्योंकि ऐसा हमने आपको पहले बता दिया था कि जो पूंजीवादी होती है वो समाज से उसका कोई लेना देना नहीं होता, वो समाज की उपेक्षा करती है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संपूर्ण संसाधनों पर निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है, ये कमी है। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उस पर संपूर्ण संसाधनों पर किसका नियंत्रण होता है, वो निजी प्राइवेट सेक्टर का। तो इसकी जो आगे की वीडियो, जो इसके आगे के पार्ट होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।